Good morning student, myself Pratima Jaiswal. This is class 5th online classes. The subject is science. बच्चों मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था जो मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ कि बीज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आपको पिछले वीडियो में मैंने ये बात बताई थी कि बीज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। बीज में एक सीड कोट के अंदर 2 कॉटिलियडियन होते हैं जिसमें हीलम की सहायता से बेबी प्लांट जो है जुड़ा रहता है। जब इसको मिट्टी में बरीड किया जाता है, मिट्टी में हम इसे दबाते हैं तो और पानी देते हैं तो जो बीज के अंदर कॉटिलियडियन से पोषण लेकर मतलब न्यूट्रिशन लेकर ये जो प्लांट है वो नीचे की ओर रूट्स बनता है और जो बेबी प्लांट है वो ऊपर की ओर ग्रो करती है। इसके लिए ये वाटर और सूर्य का प्रकाश और मिट्टी के मिनरल्स और मिट्टी में जो हम पानी डालते हैं वाटर सबका कॉम्बिनेशन जरूरी होता है। इस तरह से प्लांट एक ग्रो करता है। यह हमने पिछले वीडियो में बीज की सीड का स्ट्रक्चर और ग्रोइंग प्लांट्स आपको समझाया था। फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट टॉपिक था डिस्पर्सल ऑफ सीड कि बीज कैसे डिस्पर्स होके नए प्लांट के लिए इधर से उधर जाते हैं। तो 4 तरह से डिस्पर्सल होता है। डिस्पर्सल बाय विंड, डिस्पर्सल बाय वाटर, डिस्पर्सल बाय एनिमल एंड डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोशन, जिसको मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अगर किसी को नहीं समझ आता तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें या फिर डाउट क्लास में कांटेक्ट करके इसको समझ सकते हैं। अब इसी का सेकंड पार्ट, ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। जैसे कि पहले पार्ट में बताया गया था कि बीजों से कैसे नए प्लांट बनते हैं। तो बच्चों हमारा जो नया प्लांट है वो बीज से भी बनता है, हमारा रूट्स से भी बनता है, स्टेम से भी बनता है और लीव से भी बनता है। 4 तरह से हमारे जो है नए प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं। हमारा चैप्टर ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स है। तो किस किस पौधे के किस किस भाग से प्लांट ग्रो करता है ये इसमें आपको बताया। पीछे आपको बताया गया कि बीजों से कैसे ग्रो करता है और बीज कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। तो अभी आपको जो इसके बाद अब आप ये समझिए कि नए प्लांट्स फ्रॉम रूट्स, तो सबका ग्रो करने का तरीका तो वही होगा कि हम मिट्टी में बरीड करेंगे, वहां हम वाटर डालेंगे जहां पे सनलाइट और मिट्टी से मिले न्यूट्रिशन वाटर की सहायता से ही बेबी प्लांट ग्रो करता है। ये तो प्रोसेस सभी में सेम होगी, बट जैसे बीज में कॉटिलेडॉन होता है और उसमें हीलम के साथ बेबी प्लांट अटैच होता है और वो बढ़ता है, तो इसी तरह से जड़ों द्वारा या लीव्स द्वारा या स्टेम द्वारा ये प्रोसेस नहीं होती है। मतलब इसमें बेबी प्लांट नहीं होता है। बेबी प्लांट के लिए जो जाइगोट सेल होता है वो उसके जेनेटिक रीजन्स होते हैं वो इनके पार्ट में रहते हैं। जैसे आप देखिए न्यू प्लांट फ्रॉम रूट्स, तो रूट्स ऑफ प्लांट सच एज स्वीट पोटैटोस, कैरेट, बीट रूट, स्टोर फूड, वही प्लांट हमारा जड़ों द्वारा उत्पन्न हो सकता है जिसमें फूड आइटम जड़ों में स्टोर होता है। जैसे कि हमारा गाजर है, स्वीट पोटैटो है, टर्निप है, इन सब में क्या होता है, बीट रूट है, इसमें क्या होता है कि हमारा फूड आइटम जो खाने वाला भाग है वो मिट्टी के अंदर जड़ों में सेव होता है। तो जहां पे फूड आइटम स्टोर होता है वहीं पर पतली पतली बड लाइक जड़ें उस फ्रूट आइटम से निकली रहती हैं। इसमें कलियां होती हैं जिसमें बेबी प्लांट बनाने के लिए जो फर्स्ट सेल जाइगोट जिसे कहते हैं वो फर्स्ट सेल इसमें बनता है। तो हमें जब नया प्लांट बनाना होता है तो इसको यहीं से बड सहित कट करके मिट्टी में बरीड कर दिया जाता है, मिट्टी में दबा दिया जाता है जहां पर सूर्य के प्रकाश और एटमॉस्फेरिक जो हमारी एटमॉस्फेरिक कल्चर है उसके अकॉर्डिंग ये फोटोसिंथेसिस करता है और ये ग्रो करता है। तो इसी तरह से हमारा न्यू प्लांट फ्रॉम स्टेम, इस टॉपिक में देखिए हमारा स्टेम, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी आपको बता चुके हैं, हमारे जो स्टेम है अंडरग्राउंड जैसे कि अदरक या आलू, ये देखिए अदरक, आलू, हल्दी, ये सभी क्या है, ये सभी जड़ नहीं है। जैसे कि बीट रूट, गाजर, ये भी जमीन के अंदर पाए जाते हैं, ये लेकिन जड़ है। ये गाजर प्लांट का जो फूड आइटम स्टोर करते हैं प्लांट वो जड़ों में स्टोर करते हैं, जबकि अंडरग्राउंड जो जिंजर है या पोटैटो है ये भी जमीन के अंदर होता है लेकिन ये जड़ नहीं, ये स्टेम है।
इसमें डिफरेंस ऐसे पता करते हैं कि जब फ्रूट में जड़ों के जैसे स्ट्रक्चर, तंतुओं के जैसे स्ट्रक्चर लगे हो, पतले रेशों के जैसे स्ट्रक्चर लगे हो और उनसे नए प्लांट उगते हैं, तो वो जड़ होती है। और जिन फ्रूट में आइज बनी होती है, छोटी छोटी आइज बनी होती है, जहां से बेबी प्लांट के लिए हीलम अब समय के साथ हीलम ग्रो करता है, उसी के अंदर स्टोर्ड फूड से एनर्जी लेकर, न्यूट्रिशन लेकर हीलम ग्रो करता है, जो बेबी प्लांट बनने के लिए उत्तरदायी होता है। तो उसे हम स्टेम कहते हैं। स्टेम में आइज पाई जाती हैं और रूट्स में बड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, तंतुएं पाई जाती हैं, रेशे पाए जाते हैं। तो जो हमारा अदरक या आलू है, वो आई के पास इस पार्ट को कट करके और मिट्टी में हम लोग बरीड करते हैं, तो वहां पर एटमॉस्फेरिक कल्चर के द्वारा ये नए प्लांट होते हैं, जैसे हमारा अनियन है या जिंजर है या पोटैटो है। इन सभी में स्टेम पार्ट से नए प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं। नए प्लांट का जो ग्रोइंग है वो स्टेम द्वारा होता है। अब स्टेम कटिंग, कुछ प्लांट जैसे श्रब्स या छोटे झाड़ वाले पौधे जैसे कि रोज या मनी प्लांट, बैगनवेलिया, ये सभी, इन सभी में हम स्टेम कटिंग करके नए प्लांट उगाते हैं। इसमें हम स्टेम का एक पार्ट, जैसे ये देखिए लिखा है, अ पार्ट ऑफ द स्टेम कंटेनिंग अ बड इज कट एंड प्लांटेड इन द सॉइल। तो जो श्रब्स होते हैं, जो हमारे झाड़ वाले पौधे श्रब्स जिन्हें कहते हैं, श्रब्स में उसकी जो स्टेम होती है, स्टेम में छोटी छोटी बड उसमें बड डेवलप होती है। तो उस बड वाले स्टेम को छोटा सा पार्ट हम मिट्टी में बरीड करते हैं। तो जब उसको मिट्टी में बरीड करते हैं, प्लांट करते हैं, तो उस बड में से रूट्स डेवलप हो जाती हैं और जो जमीन के अंदर होती है उससे रूट्स डेवलप हो जाती है और जमीन के ऊपर लीव्स डेवलप होने लगती हैं। तो इस तरह से स्टेम कटिंग द्वारा नया प्लांट जो है वो ग्रो करता है। ग्राफ्टिंग, बच्चों ग्राफ्टिंग आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे मेडिकल साइंस में आपने देखा होगा कि एक बोन्स जब टूट जाती है, बेकार हो जाती है, तो उसकी जगह पे लोहे की रॉड डाली जाती है या एक हड्डी पे दूसरी हड्डी को प्लांट किया जाता है। तो ग्राफ्टिंग कुछ उसी टाइप का है। जैसे कि इसमें एक प्लांट की ब्रांच में उसी प्लांट की दूसरी ब्रांच या दूसरे प्लांट की ब्रांच भी हम उसमें प्लांट कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि हम एक प्लांट है, उसकी कटिंग इस तरह से करते हैं, उसको इस तरह से साचा बनाते हैं, और जो दूसरे प्लांट है, चाहे वो उसी प्लांट का स्टेम हो सकता है या अगले किसी और प्लांट का स्टेम हो सकता है, इन दोनों को इस प्रकार सेट करते हैं कि एक दूसरे के ऊपर वो प्योरली अच्छे से सेट हो जाए। देखिए इस तरह से, ठीक। उसके ऊपर फिर उसको पट्टियों से रैप कर दिया जाता है। रैप करने के बाद फिर नॉर्मली उसमें पानी गमले में या मिट्टी में डाला जाता है। तो मैंने आपको पिछले क्लासेस में ये बात बताई थी कि रूट्स और स्टेम में वास्कुलर सिस्टम्स होते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम की ट्यूब होती है। तो सभी पेड़ों में जाइलम और फ्लोएम की ट्यूब बराबर होगी। तो जाइलम और फ्लोएम की ट्यूब, तो इस स्टेम की जाइलम और फ्लोएम की ट्यूब अगले स्टेम के जाइलम और फ्लोएम की ट्यूब से अटैच हो जाती है और पानी और मिनरल का सर्कुलेशन बराबर इसमें होने लगता है और ये वाला स्टेम ग्रो कर जाता है। और जब पेड़ बड़ा होता है तो इसमें नीचे वाले, अगर हमने दो अलग अलग स्टेम लगाए हैं तो नीचे वाले प्लांट और ऊपर वाले प्लांट दोनों के क्वालिटी के हिसाब से नया फ्रूट या लीव्स बनता है। इसी ग्राफ्टिंग सिस्टम के आधार पे बहुत से वैज्ञानिकों ने अमरूद के पेड़ में आम की प्लांटिंग करके उगाए या जामुन के पेड़ में आम की प्लांटिंग किया। जैसे हमारे एक वैज्ञानिक ने जामुन के पेड़ में, मुझे नाम नहीं याद है साइंटिस्ट का, तो जामुन के पेड़ में आम का प्लांटिंग, आम की जड़ों में जामुन के स्टेम की प्लांटिंग की। तो जब उसमें आम का पेड़ निकला तो वो बैगनी कलर के आम निकले। तो ये ग्राफ्टिंग में एक स्टेम में हम दूसरा स्टेम लगा के नए नए प्रयोग साइंटिस्ट करते हैं। तो ये ग्राफ्टिंग एज अ प्लास्टर
जैसे हमारे हड्डियों में प्लास्टर होता है या एक हड्डी में दूसरी हड्डी का प्रत्यारोपण होता है, तो ग्राफ्टिंग मीन्स प्रत्यारोपण, एक स्टेम में दूसरे स्टेम का प्रत्यारोपण हम कह सकते हैं। तो इसके द्वारा हम दो क्वालिटी के पौधों को मिलाकर एक नई क्वालिटी के पौधे उगा सकते हैं। ग्राफ्टिंग के बाद बच्चों लेयरिंग में क्या होता है, ये सेल्फ कंडीशन है, मतलब पौधों द्वारा खुद ही होने वाली क्रिया है। इसके लिए हमें खुद कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे कोई प्लांट है जो अलोंग द ग्राउंड चलते हैं, जैसे क्रीपर्स हमारे, या कुछ छोटे प्लांट्स, कोई क्लाइंबर्स हुए जिनको अगर सहारा ना मिला चलने के लिए तो वो जमीन के अलोंग चलने लगते हैं। तो क्या होता कि उनकी कुछ उनकी कुछ स्टेम है वो जमीन के अंदर जब दब जाती हैं अपने आप, या उनको दबा दिया जाए तो उनमें रूट्स डेवलप होने लगती हैं, और जब रूट्स डेवलप होती है तो वो एज अ नए प्लांट ग्रो करने लगते हैं। अब उनका पिछले प्लांट से कनेक्शन कट हो जाता और वो एक नए प्लांट के रूप में ग्रो करने लगते हैं। इस तरह से एक से कई प्लांट उग जाते हैं। ये ज्यादातर क्रीपर्स में होते हैं, जो अलोंग द ग्राउंड चलने वाले प्लांट होते हैं उनमें होता है। और अब बात करेंगे रनर की। रनर्स वो प्लांट जो अलोंग द ग्राउंड चलते उन्हें रनर्स कहते हैं या क्रीपर्स कहते हैं। तो बच्चों लेयरिंग वाला प्रोसेस हमारे छोटे प्लांट या क्लाइंबर्स में होता है। अगर क्लाइंबर्स की बेल सहारा ना पाके ऊपर ना चढ़ के जमीन पे रही तो उसमें लेयरिंग होकर नए प्लांट उग जाते हैं। और रनर्स जो अलोंग द ग्राउंड यानी क्रीपर्स होते हैं उन्हें रनर्स कहते हैं। तो रनर्स जो है हॉरिजेंटली मूव करता है, और एक हॉरिजेंटली मूव करता है नियर द ग्राउंड और उसमें एक रेगुलर इंटरवल्स के बाद रूट्स डेवलप होते रहते हैं। ये देखिए रनर्स जो है अलोंग द ग्राउंड मूव करने वाले प्लांट है, और उसमें एक रेगुलर इंटरवल्स के बाद अपने आप रूट्स डेवलप होते हैं और नया प्लांट बनता है। तो इस तरह से स्टेम्स, अंडरग्राउंड स्टेम से हम नए प्लांट उगा सकते हैं, या स्टेम जो हमारे अपर द ग्राउंड प्लांट है उनको हम स्टेम कटिंग करके या ग्राफ्टिंग की सहायता से या लेयरिंग की सहायता से या ग्राफ्टिंग की सहायता से हम नए प्लांट उगा सकते हैं। और लेयरिंग और रनर्स खुद भी अपने आप होने वाली प्रक्रिया है। इसके लिए हम भी प्रयास कर सकते हैं। हम मिट्टी में उनकी जड़ों को दबा देंगे तो वो एक टाइम बाद उसमें रूट्स डेवलप होकर नए प्लांट बन जाएंगे। यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूंगी, ग्राफ्टिंग उन प्लांट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए किसी प्लांट की जड़ में एक्सीडेंटल जड़ पूरी खराब हो गई, या जड़ में कोई कीड़ा लग गया, पूरी जड़ खराब हो गई और प्लांट की स्टेम ठीक बची हुई है। अब अगला प्लांट हमारे पास कोई है जिसकी जड़ बढ़िया है लेकिन उसके पत्तियां झड़ के उसकी स्टेम खराब हो गई है, तो उस जगह पर हम ये ग्राफ्टिंग हमें बहुत काम आता है कि जिसकी जड़ खराब हुई उसे हम स्टेम से कट करके, और जिसकी स्टेम खराब हुई उसको कट करके उसका इस तरह से हम कटिंग करके उसको एक साथ में बैठा के जब बांध देंगे तो वो दोनों प्लांट हमारा पूरा ग्रो कर जाएगा। क्योंकि इसके वास्कुलर बंडल उसके वास्कुलर बंडल पानी का आवागमन सुचारू रूप से करने लगेंगे, जिससे कि हमारा वो दोनों ही प्लांट हम बचा सकेंगे। दोनों प्लांट बचा सकेंगे। अगर जिसकी जड़ खराब है तो वो पेड़ तो सूखेगा ही सूखेगा, और जिसमें लीव्स और जिसकी ब्रांच खराब हो गई है उसको डेवलप होने में बहुत टाइम लगेगा। तो इस ग्राफ्टिंग की सहायता से हम उस प्लांट को फिर से रिकवर कर सकते हैं। अब न्यू प्लांट्स फ्रॉम लीव्स। तो बच्चों लीव्स से जो प्लांट होते हैं वो कुछ विशेष तरह के प्लांट होते हैं, जैसे हमारे फर्न या ब्रायोफिलम में ब्रायोफिलम का प्लांट सबने देखा होगा। इसमें इसकी पत्तियों पर हल्के येलो स्पोर्स होते हैं। ये जब प्लांट डेवलप होता है, जब ये प्लांट डेवलप हो जाता है तो ये अधिकतर जो ये जिससे पत्तियों से नए प्लांट उगते हैं वो मोटा मांसल पेड़ होता है, स्मूदी पेड़ होता है। उसके अंदर सिरप लाइक स्ट्रक्चर भरा होता है, वो फ्लूइड के टाइप में कुछ ऐसे लिक्विड टाइप उसके अंदर भरा होता है। तो इसमें जब ये प्लांट पत्तियां मेच्योर होती, जैसे जैसे पत्तियां इसकी मेच्योर होती हैं तो उसमें छोटे छोटे स्पोर्स बन जाते हैं, छोटी छोटी कलियां, बड लाइक स्ट्रक्चर आ जाते हैं जिन्हें स्पोर्स कहते हैं।
तो उन्हीं स्पोर्स से नई पत्तियां निकलती हैं। इस तरह से वो पत्तियां अगर हम अलग वरीट कर दें तो वो नया प्लांट बन जाता है। तो इस तरह से इस पत्तियों से बनने वाले प्लांट में, पत्तियों से नए प्लांट के बनने वाले प्लांट में स्पोर्स का सबसे बड़ा रोल है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जब पत्तियों से नए प्लांट की उत्पत्ति होती है तो उसमें न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोर्स, मतलब उन पत्तियों में जो एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है स्पोर्स, उनके द्वारा नए प्लांट का निर्माण होता है। तो इस तरह से आपने इस बीजों से, तनों से, जड़ों से और पत्तियों से नए प्लांट का ग्रो आपको समझ में आया होगा। आपको अगर नहीं समझ में आता तो आप डाउट क्लास में इसको क्लियर करेंगे या व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मैसेज करके मुझसे क्लियर कर सकते हैं। अब आपको मैं लास्ट टॉपिक हमारा है एग्रीकल्चर। मैं आपको एक बात बता दूं, जब हम लार्ज स्केल पर किसी ग्रेन को उगाते हैं तो उसे क्रॉप कहते हैं, और क्रॉप करने के सिस्टम को कि जिस विधि से क्रॉप हार्वेस्टिंग की जाती है उसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ प्लांट ग्रोज इन अ प्लॉट, लंबे संख्या में, बहुत अधिक संख्या में किसी प्लांट को मैदान पर उगाना एग्रीकल्चर कहलाता है। ये देखिए यहाँ लिखा भी है, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन अ लार्ज स्केल इन फील्ड इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। मतलब लंबे अनुमान पे किसी अनाज को किसी मैदान पे अनाज को उगाना एग्रीकल्चर कहलाता है या खेती कहलाता है। तो इसके लिए 6 मेन पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट प्रिपेयरिंग द सॉइल बाय प्लोइंग द फील्ड। सबसे पहले बीज बोने के पहले हमें क्या करना होगा, ग्राउंड को प्लो करना होगा, जोतना होगा या बराबर करना होगा। तो इसके लिए हल के द्वारा, आजकल आधुनिक उसमें ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर द्वारा मिट्टी की खेतों में मिट्टी को बराबर किया जाता है या नीचे की मिट्टी को ऊपर किया जाता है। जब आपने देखा होगा कि जो ट्रक है, ट्रक के पीछे कांटे जैसी संरचना होती है, तो उसको जब पूरे खेतों में फिराते हैं तो वो मिट्टी, नीचे की मिट्टी को ऊपर कर देती है, मिट्टी में पोर्स बना देती है, जिससे कि मिट्टी में अंदर तक हवा का आवागमन हो सके, जो कि नए प्लांट के लिए बहुत ज्यादा ही जरूरी है। ये देखिए फ्लो करने के लिए यहाँ पे मैंने बताया, देखिए हल द्वारा, ये हल में एक हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे किसान मैन्युअली बैल की जोड़ी द्वारा ये हल खेतों में चलाता है, जिससे कि इसकी मिट्टी में डाइवर्जन होता है और मिट्टी में पोर्स बन जाते हैं। या फिर मॉडर्न खेती में ट्रैक्टर का यूज करते हैं। ट्रैक्टर में देखिए इस तरह से हल में एक ही हुक होता है, इसमें मल्टीपल हुक होते हैं और जिससे खेतों में प्लोइंग आसानी से हो जाती है। इसके प्लो करने के बाद एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर टू द सॉइल। जब हम खेतों को प्लो कर लेते हैं तो इसमें हमें फर्टिलाइजर मिलाना पड़ता है, जिससे कि भूमि की उर्वरा शक्ति, इट मीन्स जो उसमें मिनरल्स वगैरह हैं वो मेंटेन रहें। तो उसके लिए हमें उसमें खाद या फिर फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स या मैन्योर खाद, कंपोस्ट खाद मिलाना पड़ता है। उसके बाद शोइंग हेल्थी गुड क्वालिटी सीड्स। अब इसके बाद ये देखिए, ये किसान मैनुअली शोइंग कर रहा है, बीजों को मैनुअली बो रहा है या फिर सीड ड्रिल द्वारा भी बीजों को बोया जाता है। तो जब खेती में खेत फ्लो कर दिया जाता है तो उसमें मैन्योर मिलाने के बाद या उसमें खाद मिलाने के बाद बीजों को बोया जाता है। तो हल्दी बीज को, गुड क्वालिटी के अच्छे बीज को बोया जाता है। फिर इरिगेशन। अब जब हमने बीज बो लिया तो हमें सिंचाई की जरूरत पड़ेगी, वाटरिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना पानी के कोई भी सीड ग्रो नहीं कर सकता। तो फिर उसकी सिंचाई की जाती है। इस सिंचाई के अलग अलग मेथड है, पर मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन सच एज स्प्रिंकलर इज कॉमन नाउअडेज। लेकिन आजकल क्या है, स्प्रिंकलर बहुत ज्यादा ही यूज किया जाता है। स्प्रिंकलर कुछ इस तरह की सिंचाई है। पुराने जो एंशियंट टाइम में नदियों द्वारा नहर बनाई जाती तो खेतों की सिंचाई की जाती, तो खेतों के किनारे किनारे नालियां बना दी जाती थी और खेतों के बीच में से भी नालियां बना दी जाती थी, जिसमें नहर द्वारा एक नहर मोड़ दी जाती थी। तो खेतों में पूरे पानी
फैल जाता था और सिंचाई होती थी, लेकिन अब स्प्रिंकलर खेती का सबसे ज़्यादा महत्व हो गया, क्योंकि इसमें एक फव्वारे टाइप का स्ट्रक्चर एक लगा दिया जाता है पाइप द्वारा पूरे खेतों में जगह जगह, और फिर जब उसमें पाइप में पानी जब फ्लो होता है तो वो सारी जगह सारे पॉइंट्स पे स्प्रिंकलर एक स्प्रिंग की तरह या फव्वारे की तरह पड़ता है, जो पूरी खेती को अच्छे से एक समान सींच देता है। तो ये काफ़ी आजकल सबसे ज़्यादा चलन में है और काफ़ी कम पानी, मतलब पानी का इसमें बर्बादी नहीं होता है, पूरे खेतों में सारा पानी अच्छे से अब्जॉर्ब होता है। उसके बाद प्रोटेक्टिंग द लैंड फ्रॉम बीड्स एंड पेट्स। तो अब कीड़ों मकोड़ों और जो जंगली घास वगैरह खेतों में उग जाती है, तो उसके लिए कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है, जिससे कि हमारा जो ग्रेन है या हमारा जो पल्स है या ग्रेन है या हमारा जो भी एग्रीकल्चर हमारा मटेरियल है वो कीड़ों से सुरक्षित रहे। जब फसल पक जाती तो अब हार्वेस्टिंग का समय आता है या फसल की कटाई का समय आता है। तो जब क्रॉप अच्छी तरह तैयार हो जाता है तो उसे कट करके कलेक्ट कर लिया जाता है, इसे हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग करने के बाद स्टोरिंग, जब हमारा क्रॉप हार्वेस्ट हो जाता है तो कटाई हो जाती है, तो फिर उसको देखिए मैनुअली किसान इसे हार्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब हाथों से ही काट रहे हैं, या हम इसके लिए हार्वेस्टर का यूज करते हैं। कटिंग करने के बाद फिर उनको सारे ग्रेन्स को प्लांट से अलग करना, अलग करके स्टोर करना हमारा स्टोरिंग कहलाता है। तो इसके लिए हमारे पास वेल डेवलप्ड साइलोज होते हैं या स्टोरेज हमारे पास यूनिट होता है, जिसमें सभी प्लांटों को ग्रेन को प्लांट से अलग किया जाता है, फिर उसको सुखा के अच्छे से स्टोर किया जाता है, जिससे उसमें कोई भी आगे हानिकारक जर्म्स वगैरह ना बने। अब देखिए ये टॉपिक कि हमें एग्रीकल्चर समझ में आ गया कि हम फूड ग्रेन या पल्सेस वगैरह स्टोर करते हैं। अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये जानना है कि हमारा जो एग्रीकल्चर, हमारा जो मटेरियल या हमारे ग्रेन्स हैं उनका टाइमिंग क्या है। तो हमारे यहाँ भारत में 2 तरह की फसलें उगाई जाती हैं। सबसे पहले वो फसलें जिनमें कम पानी की आवश्यकता होती है और दूसरी वो फसल जिसमें पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो जो हमारा उनको हम 2 नाम देते हैं, एक खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। तो जो हमारा खरीफ क्रॉप्स है वो हमारा जून में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। ये देखिए यहाँ लिखा है खरीफ क्रॉप्स आर यूजुअली शोन इन द बिगिनिंग ऑफ जून एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर। तो ये जून के मौसम में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में इसका हार्वेस्टिंग किया जाता है। तो इस मौसम में हमारे यहाँ भारत में रेनी सीजन चलता है, जिससे कि ये इन फसलों को पानी की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, तो उनको पर्याप्त पानी मिल सकता है। तो इस मौसम में उगने वाले जो पौधे हैं वो है कॉटन, मेज, पैडी, सनफ्लावर, सोयाबीन एक्सेट्रा। तो ये सभी फसल जो है उनको पानी की ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए इनको जून से अक्टूबर बोया जाता है और ये खरीफ क्रॉप कहलाते हैं। इसके बाद नवंबर में बोई जाने वाली फसल जो नवंबर में बोई जाती है और मार्च में काटी जाती है, उन्हें हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। इनमें पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, इनमें नॉर्मल पानी की आवश्यकता होती है। तो ये क्रॉप्स हैं कलीफ्लावर, बीन्स, पीस, इसमें ज्यादातर हमारी दालें हैं, गेहूं है, सरसों है, बारले, इस टाइप की फसल हैं। इस टाइप की फसल है जो थोड़ी हार्ड होती है, इन्हें कम पानी की जरूरत होती है। तो ये सब जो है नवंबर में बोई जाती है और मार्च में काटी जाती है, इन्हें हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। तो हमारे जून में बोई जाने, अक्टूबर में काटे जाने वाली क्रॉप खरीफ क्रॉप्स कहलाती है और नवंबर में बोई जाने वाली, मार्च में काटी जाने वाली क्रॉप रबी क्रॉप्स कहलाती है। तो अब आपको किसी को भी कोई डाउट हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके क्लियर करें या डाउट क्लास में क्लियर करें। और ये हमारा पार्ट 2 सेक्शन था, तो इसका एक्सरसाइज मैं अब दूंगी और एक्सरसाइज दूंगी जो आपको कैंपस ऐप में मिलेगा, वहां से आप एक्सरसाइज कॉपी में नोट करके काम पूरा करेंगे। और ये क्लास 5th का क्लास है, तो इसमें नोट्स भी अपलोड करूंगी कैंपस ऐप में, तो आप वहां से नोट्स अपनी कॉपी में प्रॉपर कंप्लीट करेंगे और होमवर्क कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।